नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीम इंडिया का कमाल। अमेरिका में ब्रेकनरीज इंटरनेशनल स्नो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत अरब रिश्तों को नई दिशा। विदेश मंत्री जयशंकर की अरब लीग प्रमुख से बड़ी बैठक। वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर अहम चर्चा। अयोध्या में राष्ट्रपति का आगमन। रामलला के दर्शन को लेकर द्रौपदी मुर्मू का तय कार्यक्रम। नृपेंद्र मिश्रा ने दी दौरे की जानकारी। अजीत दादा पवार के निधन से शोक। एनसीपी पार्टी मुख्यालय पहुंचे सुनील तटकरे। तस्वीर और कुर्सियों के सामने झुककर दी भावुक श्रद्धांजलि। मथुरा जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई। 18 में से 15 मुकदमे समेकित। अगली तारीख 20 फरवरी। अमेरिका के कोलोराडो राज्य के ब्रेकनरीज में आयोजित 35वीं ब्रेकनरीज इंटरनेशनल स्नो चैंपियनशिप में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम के बीच दुनिया भर से आई टीमों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में भारतीय कलाकारों ने अपनी रचनात्मकता, तकनीक और कलात्मक कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर टीम इंडिया ने न केवल भारत का नाम वैश्विक मंच पर रोशन किया, बल्कि भारतीय कला और प्रतिभा की मजबूत पहचान भी स्थापित की है। यह उपलब्धि देश के लिए गर्व का विषय है और आने वाले कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लीग ऑफ अरब स्टेट्स के सेक्रेटरी जनरल अहम अब्दुल घेइत से महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने सहयोग को और मजबूत बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा भी की। इसके अलावा क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। बैठक के बाद डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि यह बातचीत दोनों पक्षों के बीच संबंधों को और गहरा करने और वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही। रामलला के दर्शन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी नृपेंद्र मिश्रा ने पूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का यह दौरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगा, जिसमें वे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगी। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज कर दी गई हैं और संबंधित एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। यह कि वो अपने कार्यक्रम में कदाचित मार्च महीने में यहाँ की तिथि निश्चित कर सकेंगी। अभी औपचारिक सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन अनौपचारिक रूप से यह पता लग गया है कि उन्होंने सिद्धांतः अपनी सहमति दे दी है। आपने यह भी जानकारी चाहिए कि जो धरोहर कुछ पुस्तकें मिली हैं, तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में है, उन्होंने लगभग 400 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण पर कमेंट्री है, टिप्पणी है, और लिपि जो है वह तो पुरानी संस्कृत की पद्धति से है। उसमें उस पूरी पुस्तक को उन्होंने पहले राष्ट्रपति भवन में जो म्यूजियम है वहाँ पर लोन के रूप में व्यवस्था की थी, दी थी। लेकिन जब उन्हें यह पता लगा कि यहाँ भगवान के मंदिर में जो सबसे दूसरे तल पर गर्भगृह है, वहाँ पर रामायण रखने की सुविधा रखी जाएगी, तो उन लोगों ने हम लोग ट्रस्ट के आग्रह पर उसे अब पूरी तरीके से गिफ्ट के जरिए ट्रस्ट को सौंप दिया है, जो श्री चंपत राय जी दिल्ली से लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार संभालने के बाद शुक्रवार को पहली बार गोवा का दौरा किया।
उत्तर गोवा के मोपा स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामोदर नाइक और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे नितिन नवीन पणजी स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी की कोर ग्रुप बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि भाजपा शासित गोवा में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के अचानक निधन के बाद आज एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे मुंबई स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अजीत दादा की तस्वीर के सामने सिर झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू साफ देखे गए। इसके बाद तटकरे दादा के केबिन पहुंचे और उस कुर्सी के सामने सिर झुकाया जिस पर अजीत दादा वर्षों तक बैठकर कार्य किया करते थे। इस भावुक क्षण ने पूरे कार्यालय का माहौल गमगीन कर दिया और मौजूद कार्यकर्ताओं की भी आंखें नम हो गई। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के वर्षा बंगले पर आज सियासी हलचल तेज देखने को मिली, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार के एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक अहम बैठक संपन्न हुई। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे सहित कुछ अन्य नेता भी पार्टी के शामिल रहे। बैठक के बाद अजीत पवार, एनसीपी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी इस वक्त गहरे दुख में है। प्रफुल्ल पटेल ने साफ किया कि एनसीपी पार्टी महायुति गठबंधन के साझेदार होने के नाते जल्द ही अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री की सीट पर कौन जगह लेगा या किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस पर जल्द फैसला लेना जरूरी है। लेकिन किसी भी निर्णय से पहले जनभावना और पवार परिवार को संभालने का समय देना भी उतना ही अहम जरूरी है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी बताया कि जल्द ही सुनेत्रा पवार और परिवार से बातचीत कर पार्टी के अगले कदम तय किए जाएंगे। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ हुई बैठक के बाद क्या कुछ कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। अरे ट्रान्सफर ले लेना बाबा। स्वाभाविक आहे की एक राजकीय दृष्टीनं आम्ही महायुतीचे घटक पक्ष म्हणून आणि आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते, अध्यक्ष आणि विधिमंडळाचे आमचे नेते, उपमुख्यमंत्री ही जागा माननीय अजितदादाकडे होती। त्या जागेच्या उद्याच्याला आम्हालाही निर्णय करावा लागणार आहे, म्हणून त्यांना आम्ही फक्त एवढंच सांगितलं की येत्या काही दिवसामध्ये लवकरात लवकर आम्हाला करायचा आहे आणि त्याच्यासाठी आमच्या पक्षाचे सर्व आमदारांनाही बोलवून त्यांच्याशी चर्चा करून आणि योग्य निर्णय तातडीनं निर्णय जनभावनाला आदर करून आदरणीय अजितदादा पवारांचा जे काही या आमच्या पक्षासाठी जे महत्वाचा एक योगदान होता, त्यांची अत्यंत महत्वाची भूमिका होती, सगळ्या बाबतीचा विचार करून आम्हाला लवकरात लवकर निर्णय करायचा आहे, एवढा आम्ही त्यांना हिंदी में बता दीजिए, एक बार हिंदी में जानना चाहेंगे, क्या मीटिंग में क्या लेकर मीटिंग में क्या चीजें हुई सर? सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री दादा तो थांब अरे तो बहुत सगळा बोलिए सुनेत्रा वहिनी पवार यांचा कुठलाही आज आम्ही नावाची चर्चा केली नाही, पण ते आमच्या अंतर्गत विषय आहे। कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी कोणाला त्या जागेवर बसवायचा हे पक्षाचा निर्णय आहे। पण हे पण मी तुम्हाला सांगतो की आम्ही जनभावनेच्या सोबत आमच्या आमदारांचा भावनेच्या आणि आमची स्वतःची पण भावना आहे, असं नाही आहे। म्हणजे मी प्रफुल्ल पटेल म्हणून बोलतोय, कार्याध्यक्ष म्हणून बोलतोय असं नाही, माझी स्वतःची पण भावना आहे की योग्य निर्णय आम्ही केला पाहिजे आणि त्या दिशेने आम्ही विचार करू। कुठेही असा विषय आलेला नाही, कारण काय आहे, आज अजूनही राजकीय शोक आहे, आज 3रा दिवस आहे, तिथे त्यांच्या काही घरचाही कार्यक्रम चालू आहे, तेव्हा आम्ही आता सुनेत्रा वहिनीशी पण बोलावं लागेल की नाही आम्हाला त्यांच्या परिवारची पार्थ पवार आहे, जय पवार आहे, सुनेत्रा वहिनी आहे, त्यांच्याशी पण बोलावं लागेल, आम्ही त्यांच्याशी बोलणार आहोत। पण आजच्या दिवस किमान त्यांच्या घरचे जे कार्यक्रम आहे ते आटोपून
मग आम्ही त्यांच्याशी शक्य असेल तर रात्री किंवा उद्या बोलायचा प्रयत्न करू आणि लवकरात लवकर ही जागा आम्हाला भरायची आहे. आणि मी हे पण परत सांगतो की माझी पण भावना आणि आमच्या पक्षातल्या आणि जनतेची जी भावना आहे त्याच्या अनुरूपच आमच्या योग्य निर्णय होणार आहे. बिहार में विधानसभा और विधान परिषद के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से होने जा रही है और इसे लेकर विधानमंडल परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पूरे परिसर को सजाया संवारा व चमकाया जा रहा है ताकि बजट सत्र के दौरान व्यवस्था और माहौल बेहतर रह सके। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। इस सत्र में सरकार बिहार का बजट पेश करेगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बार बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा होने की संभावना है। ये बिहार का विधानसभा है जहां पर कि 2 तारीख से विधिवत आप सदन की कार्रवाई जो है वो देखेंगे। 27 दिनों का कुल ये सत्र होगा और इस सत्र के हंगामेदार भी होने के आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो सबसे दिलचस्प है वह यह है कि इस बार विपक्ष की भूमिका जो है वो लगभग नगण्य है, क्योंकि आरजेडी जो है वो 25 सीटों पर सिमट गई है, तो वहीं कांग्रेस के पास मात्र 6 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में इस 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में विपक्ष जो है वो लगभग ना के बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इन सब के बीच विपक्ष का यह कहना है कि चाहे वो संख्या बल में भले ही कम हो, लेकिन इस बार सदन जो है वो कहीं ना कहीं से हंगामेदार होगा और उसकी पूरी तैयारी जो है वह कर ली गई है। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हैं कि 27 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सरकार कई विधेयक भी पेश करेगी और सबसे महत्वपूर्ण 3.5 लाख करोड़ रुपए का विधिवत बजट पेश करके बिहार को और ज़्यादा समृद्ध बनाने की चर्चा भी की जाएगी। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, जबकि प्रशांत पंकज चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष और हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी भी दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जवाबदेही मदन चौधरी को सौंपी गई है, जो अब तक के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि पार्टी का विस्तार इन्हीं नामित पदाधिकारियों के माध्यम से होगा और विशेष सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं प्रेस वार्ता में मौजूद माधव आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं भी तेज हो गई है। बाजपट्टी विधायक रामेश्वर महतो के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने पर कुशवाहा ने कहा कि यह विधायक दल की बैठक नहीं थी और उनकी पत्नी व विधायक स्नेहलता भी मौजूद नहीं थी। उल्लेखनीय है कि एनडीए का हिस्सा आरएलएम विधानसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर अंदरूनी नाराजगी से जूझ रहा था, जिसे शांत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अब डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में जुटे हुए हैं। डभोई तालुका में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कामकाज को लेकर गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। डभोई तालुका के कनायडा गामड़ी गांव में 224 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जबकि आरोप है कि संबंधित वोटर्स जीवित हैं और गांव में ही रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि हटाए गए सभी नॉन मॉनिटरी समुदाय से जुड़े हैं, जिसको लेकर विवाद और खड़ा हो गया है। इस मामले में नाराज गांव के मतदाताओं ने मामलतदार को अर्जी देकर शिकायत दर्ज कराई और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पिछले कई दिनों से एसआईआर के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जाने की बात भी कही जा रही है, जिससे चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां जिले के पनकी थाना क्षेत्र के रतनपुर इलाके में रहने वाले दीपक सिंह गौड़ ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। लेकिन यह केवल एक आत्महत्या का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे धर्मांतरण का एक खौफनाक जाल होने का आरोप लगा है। दीपक ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उसने कहा, पूरे भारत में नशा और गांजा बंद होना चाहिए, क्योंकि यही धर्म परिवर्तन करा रहा है। मेरा जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और अपनी जान दे रहा हूँ। दीपक की बहन निशा सिंह ने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी को दीपक अपनी छोटी बहन से मिलने लखनऊ गया था। 27 जनवरी को जब वह वापस लौटा तो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने परिजनों को बताया कि ट्रेन में कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए थे। आरोप है कि उन लोगों ने उसे धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया और दबाव भी बनाया।
परिजनों का दावा है कि आरोपियों ने दीपक को लखनऊ से चारबाग स्थित एक मजार पर ले जाकर उसके साथ मारपीट भी की थी। निशा सिंह मेरा नाम है। मेरे भाई रोहित सिंह ने फांसी लगा ली, उसी के बारे में बताना है। वो 26 जनवरी को मेरी छोटी बहन से मिलने लखनऊ गया हुआ था और वो 12 बजे की ट्रेन से गया था मेमो से। उसका उन्नाव से लेके चारबाग तक उसका कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। बहुत देर तक कॉल किया गया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो जब ये हम लोग एक बार बात हुई है, ये पता चल गया कि वो स्टेशन पे, उसके बाद भी फिर उसने मतलब 2 घंटे तक कॉल रिसीव नहीं किया। जब बात हुई तो उसने बोला कि अब स्टेशन से निकल रहे हैं। फिर हम लोग ने पूछा भी कि ऐसा क्या हुआ था जो इतनी देर तुम्हें स्टेशन पे लगे। उसने कॉल पे कुछ भी नहीं बताया। जब इसके पास गया, इसके रूम पे गया, पहली बार वो अकेले गया था। इसके पास जब गया तो इससे रुआसा रोते हुए बोल रहा था कि हमसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसने पूछा क्या धर्म परिवर्तन, ये उससे छोटी है तो इसे इतना कुछ बताया नहीं। इसने हमको ये बात कॉल पे बताई, लेकिन हमने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो 27 तारीख को, 26 को गया था, 27 को वो घर आ गया। 27 को वो बताने लगा, कह रहा है कि हमारे पीछे ट्रेन में सब लोग पड़े हुए थे, 4 लोग कोई लोग हैं जो उससे जबरदस्ती कर रहे थे। उसका नाम पूछ रहे थे, ये भी उसने बताया था कि उससे नाम पूछ रहे थे। तो उन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है और चारबाग में कहीं मजार है, वहीं पर इसको ले जाया गया है। तो बस हम ये कह रहे हैं उसे इंसाफ दिलवाया जाए। उसके साथ क्या हुआ उसे पता किया जाए। मैं दीपक सिंह गौर और मेरा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन मैं धर्म के रास्ते रहूँगा। और जिस पर भी ये वीडियो जाए तो ये जानते गांजा ही धर्म बदल रहा है और कोई नहीं। इसलिए अपने भारत में गांजा बंद हो और नारी का सम्मान हो, बस इतना मैं चाहता हूँ। माफ़ करना जिससे भी मैं मिला था या मैंने गलतियाँ की। मैं खुद फांसी लगाने जा रहा हूँ और धर्म परिवर्तन पूरा भारत करवा रहा हूँ। पूरा भारत एक दो नहीं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुना गया। हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल की गई 18 याचिकाओं पर अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने लंबित 18 मूल मुकदमों में से 15 को समेकित कर दिया है। याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए मंदिर पक्ष को जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग की गई है। कोर्ट में यह भी बताया गया कि लंबित किसी भी मुकदमे में अभी तक वाद बिंदु तय नहीं किए गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। सुनवाई की प्रक्रिया इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस अवनीश सक्सेना की अध्यक्षता में हो रही है, जबकि अगली सुनवाई 20 फरवरी को तय हुई है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से आज रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सायजी नगर एक्सप्रेस को कवच सिस्टम से लैस कर रवाना किया गया है। यह ट्रेन रेलवे पर इस अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकी से चलने वाली है ऐसी ट्रेन बन गई है। इस अवसर पर वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर प्रदीप कुमार मौजूद रहे और उन्होंने कवच सिस्टम के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कवच एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ट्रेन को रेड सिग्नल पार करने से रोकता है और आमने सामने की टक्कर जैसी घटनाओं से बचाव करता है। इस सिस्टम में RFID तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और SIL 4 स्तर की उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। प्रदीप कुमार ने बताया कि वेस्टर्न रेलवे पर कवच सिस्टम तेजी से लागू किया जा रहा है और अब तक के लगभग 14,065 किलोमीटर रेल मार्ग पर यह सिस्टम लागू हो चुका है, जबकि 3,000 किलोमीटर पर काम जारी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कवच सिस्टम के पूर्ण ट्रेन हादसों में काफ़ी कमी आएगी और यात्रियों की सुरक्षा भी मजबूत होगी। कनेक्टेड है क्या? हाँ, DRH का भी टेक्निकल नहीं, वो GM जो है ना कनेक्टेड है क्या? हाँ, DRH का भी टेक्निकल नहीं, वो GM जो है ना। आगामी देश का बजट पेश होने वाला है और देश भर के लोग इसकी उम्मीदों में हैं। सूरत के डायमंड और कपड़ा उद्योग के व्यापारियों ने इस बजट को लेकर विशेष अपेक्षाएं भी जताई है। व्यापारियों का कहना है कि इस बजट से उद्योग को नए अवसर मिल सकते हैं और सूरत के व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
व्यापारिक संगठनों ने केंद्र सरकार से आशा जताई है कि बजट में उनके क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान और राहत शामिल किया जाए ताकि उद्योगों की मजबूती और रोजगार सृजन में वृद्धि हो सके। केंद्र सरकार द्वारा आगामी देश का बजट पेश किया जाएगा और इसकी उम्मीदें सभी क्षेत्रों के लोगों ने लगा रखी हैं। वहीं सूरत के डायमंड और कपड़ा उद्योग के व्यापारियों ने केंद्र सरकार से इस क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें बांधी हैं। सुनिए सूरत के व्यापार से जुड़े संगठनों का क्या कहना है। भारत सरकार के द्वारा जो बजट है, हर बार हमारे फेडरेशन के द्वारा भेजे गए सुझाव जो व्यापारियों के हित में होती हैं, व्यापारियों की मांग होती है, हमारी संस्था की तरफ से ऐसी मांग की जाती है जिससे हमारे देश का व्यापार, सूरत का व्यापार स्मूथ रूप से चल सके। हर बार हमारी इन मांगों पे ध्यान भी दिया जाता है और हमें बड़ी उम्मीद है कि इस वर्ष भी हमने इनकम टैक्स, एमएसएमई और जीएसटी से रिलेटेड कुछ सुझाव भेजे जो जनहित में हो, जिनसे व्यापारियों को अवरोध उत्पन्न होते हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, उनके ऊपर हमारे पर हमने मेल किया और मेल का रिप्लाई भी आया है। तो हमें पूरा भरोसा है कि व्यापारियों की इन मांगों पे ध्यान दिया जाएगा। बजट में खासकर क्योंकि अभी ग्लोबली भारत की तरफ पूरा विश्व व्यापार करना चाहता है, चाइना से लगभग विश्व ने नकार दिया है। बांग्लादेश राजनीतिक दृष्टि से जो गारमेंटिंग में बड़ा हब है, डिस्टर्ब है, तो भारत से प्रबल संभावनाएं बन रही है कि भारत से पूरा विश्व व्यापार करना चाहता है। ऐसी स्थिति में सूरत जो मैनमेड पॉलिस्टर का हब है, मैनमेड फाइबर का, हमारे इधर एक्सपोर्ट अभी टोटल प्रोडक्शन का जो सूरत 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, लगभग 8-9% एक्सपोर्ट होता है। हम लोगों ने बजट में एक मांग की है कि हमारे ऊपर सूरत में खास करके एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम पूरे विश्व से व्यापार करना चाहेंगे तो विश्व में कहीं भी हम यूरोपीय देशों से, जैसे अभी हमारे संबंध अच्छे बन रहे हैं, काफी सारे देश हमसे व्यापार, तो उनके जो सैंपलिंग करने के लिए, रिसर्च करने के, नई नई क्वालिटी डेवलप करने के लिए एक सूरत के अंदर टेक्निकल दृष्टि से हमें एक जरूरत है इंस्टीट्यूट की, उसकी हमने मांग की है। एमएसएमई पोर्टल को और मजबूत बनाने की हमने मांग की है। हस्बैंड वाइफ की जो आय को साथ में शामिल किया जा रहा है, उसके लिए भी हमने कहा है कि इनको अलग रखा जाए, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। क्योंकि फैशन से जुड़ी हुई हमारी कपड़ा इंडस्ट्री है, तो महिलाएं काफी तेजी से व्यापार में आ रही है और ऐसी अनेक तरह की मांगे हैं। हम लोग टीडीएस से रिलेटेड भी 1-2 मांग की है पत्र के द्वारा। तो हमें पूरी आशा है कि भारत सरकार, क्योंकि भारत बहुत तेजी से विकसित हो रहा देश है, जो हमारी 7वीं-8वीं इकोनॉमी दुनिया में कही जाती थी, आज हमारे भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से ये हमारा देश तीसरी इकोनॉमी जल्दी बने, ऐसी, क्योंकि जब ट्रेड मजबूत होगा, व्यापार मजबूत होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में आज ट्रेड वार चल रहा है, तो भारत ट्रेड में पीछे नहीं रहे, इसके लिए। और कपड़ा व्यापार, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है कपड़े व्यापार का। तो हमारी पूरा भरोसा है, हम आशान्वित हैं, पॉजिटिव है कि आने वाला बजट हमारे व्यापारियों के हित में होगा। जो लास्ट बजट हुआ था उसके अंदर हमें काफी सारी सहूलियत मिली थी, जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को लेके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, पर काफी जो छोटे छोटे चेंजेस लाने चाहिए वो भी बाकी रह चुके। उसके लिए मैं अपेक्षा रखता हूँ कि जो फॉरेन से जो घूमने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे टूरिज्म के दौर पे आते हैं, वो यहाँ पे आके जो ज्वेलरी बाय करते हैं, उसके अंदर उनको जीएसटी चार्ज किया जाता है या ड्यूटी वाला जो है, उसके लिए उसको रिडक्शन मिले तो हमारे लिए जो बाइंग की प्रथा है वो और भी बढ़ेगी और लोग बाइंग के लिए अट्रैक्ट होंगे। खास करके हम बाकी सब कंट्रीज में जाते हैं, जैसे मैं दुबई या कोई भी कंट्री की बात करता हूँ, यूएसए की, तो वहां पे एयरपोर्ट के अंदर वो ड्यूटी ड्रॉबैक का ऑप्शन होता है कि उन्होंने जो बाय किया उसको वो वापस कर देते हैं। दुबई के अंदर जो वेट लगता है उसको एयरपोर्ट के ऊपर में वापस किया जाता है। तो ऐसी अच्छी सुविधा यहाँ पे इंडिया के अंदर की जाए जिसके लिए उनको बेनिफिट हो। तो ये थी अब तक की खास खबरें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।